इकोलॉजी में आपको पता है ये जो यूनिट है, लास्ट वाला यूनिट है, अपन पहुंच चुके हैं बेटा लास्ट वाले पार्ट पे, ठीक है। तो इसमें अपन फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। ओके, नेक्स्ट जो चीज है बेटा कि हु इज द फादर ऑफ इकोलॉजी, ठीक है। इकोलॉजी का फादर कौन है? तो अगर आप बोलेंगे तो जर्मन साइंटिस्ट थे राइटर। राइटर इज कॉल्ड फादर ऑफ इकोलॉजी, ठीक है बेटा। इन्होंने ही कॉइन किया था, बहुत सारे टर्मिनोलॉजीज उन्होंने कॉइन किए थे बेटा, ठीक है। लेकिन अगर क्वेश्चन कभी कभी ये पूछा जाता है कि हु इज द फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी, ठीक है, इकोलॉजी इन इंडिया किसने स्टार्ट की थी, तो आप बोल सकते हो रामदेव मिश्रा। कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा, ठीक है। चलिए, तो एकदम लेटेस्ट बुक है बेटा ये, ठीक है, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, ठीक है। चैप्टर नंबर 13 पे अपन स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें से आप ये जो पूरी टर्मिनोलॉजीज है इसको आप स्किप कर सकते हैं। तो किस तरह से एक सिस्टम बनता है बेटा, आपको पता है पहले ऑर्गेनाइजेशन में माइक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं, फिर सेल कन्वर्ट होता है, फिर टिश्यू, ऑर्गन, इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म, उसके बाद पॉपुलेशन होता है, कम्युनिटी होती है बेटा, इकोसिस्टम, एंड व्हेन वो बायोम में कन्वर्ट हो जाता है। इसके अलावा इसमें से आप पूरा का पूरा ये स्किप कर सकते हैं, ठीक है। एक डेफिनेशन जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा वो है इकोलॉजी के डेफिनेशन। इकोलॉजी इज द बेसिक कंसर्न विद द 4 लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो इसमें एक डेफिनेशन है, आप इसे बोल सकते हैं इकोलॉजी इज द सब्जेक्ट एंड स्टडी इंटरेक्शन अमंग ऑर्गेनिज्म एंड बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड अबायोटिक एनवायरनमेंट। मतलब अमंग्स ऑर्गेनिज्म कैसे एक दूसरे के साथ वो इंटरेक्शन करते हैं एंड उसके एनवायरनमेंट के साथ वो किस तरह से इंटरेक्शन करते हैं, इसकी स्टडी को आप बोल सकते हैं इकोलॉजी। इकोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन ऑर्गेनिजम्स एंड देयर एनवायरनमेंट, है ना। नेक्स्ट चीज जो बेटा जिसमें से एमसीक्यू आएगा उसको स्टार मार्क कर लीजिए, ऑर्गेनिज्म एंड इट्स एनवायरनमेंट, ठीक है। तो आपको पता है कि इकोलॉजी में अलग अलग जो चीजें हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं बेटा यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि टेम्परेचर है, डेजर्ट है, तो अलग अलग, अगर रेनी सीजन है या स्नो पड़ रही है, इसकी वजह से अलग अलग चीजें बन सकती है, अलग अलग बायोम बन जाएगा, ठीक है। जैसे मैं बोल रहा हूँ बेटा कि ये जो है, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है, मैं बोल रहा हूँ कि टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा है एंड रेन बहुत कम पड़ रही है, तो आपको पता है इन दोनों का इंटरेक्शन यहाँ पे होगा, तो आपको क्या मिलेगा, डेजर्ट मिलेगा, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है बेटा, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ कि रेन बहुत कम है, रेन यहाँ बढ़ रही है ना, मेन एनुअल पीपीटी को आप लिख लीजिए यहाँ पे, रेन या स्नोफॉल, क्या लिखेंगे इसको, रेन या स्नोफॉल, ये इधर बढ़ रहा है, ठीक है बेटा। एंड ये वाला जो है ये है टेम्परेचर बढ़ रहा है। अब एक ऐसा एनवायरनमेंट होगा जहाँ पे रेन बहुत कम है, इस लेवल पे है, एंड टेम्परेचर बहुत हाई है इस लेवल पे, ठीक है बेटा। तो आपको दिखाई दे रहा है इस जगह पे क्या बन जाएगा, डेजर्ट बन जाएगा। तो आपको दिखाई दे रहा है ये वाला जो है ये डेजर्ट बन चुका है। एक ऐसा हो सकता है बेटा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, जहाँ पे टेम्परेचर भी ज्यादा हो एंड जहाँ पे रेन भी ज्यादा पड़ रही हो, तो वो क्या बन जाएगा, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हो जाएगा। एक ऐसा एनवायरनमेंट जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आप ऐसे बोल सकते हो कि टेम्परेचर बहुत लो है एंड आप ऐसे बोल सकते हो स्नोफॉल का रेट थोड़ा ठीक ठाक है, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे आप ऐसे बोल सकते हो कि ऐसे एनवायरनमेंट में क्या बन जाएगी, सिर्फ और सिर्फ बर्फ मिलेगी बेटा, टेम्परेचर बहुत कम हो रहा है, ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस है एंड रेनफॉल एंड स्नो ही ज्यादा हो रहा है, ठीक है। तो आपको क्या मिलेगा बेटा वहां पे, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बर्फ मिलेगा। तो इस तरह से टेम्परेट रेन फॉरेस्ट, ग्रासलैंड मिलेगा, कॉर्निफोरस फॉरेस्ट, तो ये डिपेंड होता है कि वहाँ पे टेम्परेचर क्या है एंड वहाँ पे स्नोफॉल क्या है। अगर मैं बोल रहा हूँ कि वहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, स्नोफॉल बहुत ही कम है, तो वो क्या बन जाएगा बेटा, डेजर्ट बन जाएगा, है ना, ठीक है। और ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं ना बेटा, ये अलग अलग बायोम है, जैसे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ये अलग बायोम है, ठीक है, कॉर्निफोरस फॉरेस्ट ये अलग बायोम है, आर्कटिक एंड अल्पर्टाइन ट्यूंड्रा ये अलग बायोम है। क्या है ये, बायोम है, ठीक है बेटा। एंड ये बायोम्स ने बायोम का डिस्ट्रीब्यूशन है बेटा कि कहाँ पे कितना कितनी बारिश गिर रही है एंड कितना टेम्परेचर रहता है, ओके। तो आपको दिखाई दे रहा है बेटा अलग अलग बायोम्स के बारे में दिया है, ये जो है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, ये जो है डेसिडियस फॉरेस्ट है, ये आपको डेजर्ट दिखाई दे रहा है बेटा, एंड ये जो है सी कोस्ट है, समुद्र के पास वाला एरिया है ये, ठीक है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट चीज जो है यहाँ पे
जो आपको दिखाई दे रही है बेटा, यहाँ पे दिखाई देंगे कि बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे ये इफ़ेक्ट होता है। जैसे मैं बोल रहा हूँ टेम्परेचर, वाटर, लाइट, ऐसे बहुत सारे अबायोटिक फैक्टर्स हैं जो एक पर्टिकुलर बायोम को बनाने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है बेटा? तो हैबिटेट में क्या-क्या चीज़ें होती है, क्या-क्या कंडीशंस होती है एंड कौन से प्रेडेटर रहता है, प्रे की क्या कंडीशन होता है, पैथोजन कैसे होता है, ये सारी चीज़ दिखाई दे रही है। ठीक है बेटा? इसमें ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको नीचे अंडरलाइन कर लीजिए बेटा। ये जो है नीचे के ऊपर 2018 में एमसीक्यू आ चुका है। निके का मतलब क्या होता है बेटा? कि निके इज द, यहाँ पे डेफिनेशन भी दिया हुआ है बेटा, डिफाइन एज द विच ऑर्गेनिज्म डिफाइन रेंज ऑफ कंडीशन टॉलरेट डाइवर्सिटी यूजेस यूटिलाइजेस एंड डिस्टिंक्ट फंक्शनल रोल इन इकोसिस्टम। मतलब हर एक ऑर्गेनिज्म का एक डिफरेंट फंक्शनल रोल होता है अपने एनवायरनमेंट में। उसको क्या बोलते हैं बेटा? उसको बोलते हैं निके। ठीक है? जैसे मैं बोल रहा हूँ कि कोई एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म एक पर्टिकुलर का काम कर रहा है एनवायरनमेंट में, ठीक है? तो वो उसका ये निके कहलाता है बेटा। ठीक है? चलिए अब आते हैं बेटा डिफरेंट अबायोटिक फैक्टर्स। तो आपको पता है बेटा टेम्परेचर, टेम्परेचर भी एक अबायोटिक फैक्टर है बेटा। कि जैसे आपको पता है कि इकोलॉजिकल एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेवेंट फैक्टर होता है बेटा ये। ठीक है? आपने देखा होगा बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स जो है या 50 मोर देन 50 डिग्री सेल्सियस में रहते हैं। तो उनके जो मतलब आप ऐसे बोल सकते हो कि उनकी जो रेंज होती है या उनकी जो हैबिटेट होता है, उनका जो आप ऐसे बोल सकते हैं जो अपीयरेंस हो गया है उनका, वो डिफरेंट हो जाता है। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि आप डेज़र्ट वाले एरिया में दिखाई देंगे, तो आपको बहुत हरे-भरे झाड़ नहीं दिखाई देंगे। आपको कैक्टस जैसे पेड़ दिखाई देंगे बेटा, ठीक है? अगर बहुत हाइड्रोथर्मल वेंट्स पता है बेटा, तो वहाँ पे भी ऐसे ऑर्गेनिज़्म रह सकते हैं कि जो 100 डिग्री सेल्सियस में सर्वाइव कर सकते हैं, थर्मस एक्वेटिकस, ठीक है बेटा? अब 2 ही चीज़ें यहाँ पे अंडरलाइन कर लीजिए बेटा। एक है यूरीथर्मल, एक ये है स्टीनोथर्मल। यूरीथर्मल का मतलब होता है ऐसे ऑर्गेनिज़म्स जो वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बोल रहा हूँ कि आपने किसी तो भी बहुत टाइगर वगैरह को ला लिया या फिर फॉरेस्ट बियर को ला लिया। आपने 45 डिग्री सेल्सियस से उसको 20 डिग्री सेल्सियस में लाके रख दिया है, तब भी वो सर्वाइव कर लेता है, ठीक है बेटा? तो जो ऑर्गेनिज़्म वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर को टॉलरेट करते हैं, उनको क्या बोलता हूँ? यूरीथर्मल। लेकिन मैं बोलता हूँ आपने पेंगुइन को लाया, पेंगुइन को आपने बहुत 0 डिग्री सेल्सियस से आर्कटिक यहाँ से महाराष्ट्र जैसे स्टेट में लाके रख दिया, तो आपको पता है महाराष्ट्र में टेम्परेचर ज़्यादा है, तो पेंगुइन मर जाएगा। मतलब दोज़ ऑर्गेनिज़्म व्हिच कैन रिस्ट्रिक्ट टू नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर, तो ऐसे ऑर्गेनिज़्म को क्या बोलता हूँ बेटा? स्टीनोथर्मल, ठीक है? देखिए यहाँ पे कितनी बढ़िया बात बोली है बेटा, लाइफ ओरिजिनेटेड इन वाटर ही, ठीक है? तो आपको पता है बेटा कि फॉर अलग-अलग ऑर्गेनिज़्म के लिए अलग-अलग केमिकल कंपोज़िशन एंड पीएच की रिक्वायरमेंट होती है बेटा। अगर आप देख पा रहे हैं, तो ऐसे ऑर्गेनिज़म्स भी रह सकते हैं कि जो बहुत हाई सैलिनिटी में रह सकते हैं, ठीक है? तो सैलिनिटी जो है, जो क्षारता जिसको अपन बोलते हैं, वो बहुत ज़्यादा होती है। अगर आप सी वाटर में देखेंगे तो बहुत ज़्यादा होते हैं। कुछ ऑर्गेनिज़म्स ऐसे होंगे कि जो उतने हाई इसमें नहीं रह पाएँगे, ठीक है बेटा? हाई सैलिनिटी थी, जैसे अभी अभी हमने स्टीनोथर्मल एंड यूरीथर्मल देखे थे ना, उसी तरह यहाँ पे है बेटा। एक होता है यूरी हलाइन, एक होता है स्टीनो हलाइन। स्टीनो हलाइन का मतलब होता है जो कम सैलिनिटी को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, ठीक है? नैरो रेंज ऑफ सैलिनिटी को मतलब क्षारता में रह सकते हैं। यूरी हलाइन का मतलब है जो वाइड रेंज ऑफ सैलिनिटी में सर्वाइव कर सकते हैं, ठीक है बेटा? चलिए, तो यही आपको यहाँ पे देखना है कि उनमें ऑस्मोटिक प्रॉब्लम फेस नहीं करते हैं कुछ ऑर्गेनिजम्स, ठीक है बेटा? एंड कुछ जो है वो ऑस्मोटिक प्रॉब्लम फेस करते हैं, ठीक है? मैनी देखिए यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट लाइन बोली है, मैनी फ्रेश वाटर एनिमल्स कैन नॉट लिव फॉर लॉन्ग इन सी वाटर एंड वाइस वर्सा बिकॉज ऑस्मोटिक प्रॉब्लम दे फेस, ठीक है बेटा? तो बहुत सारे ऐसे फ्रेश वाटर फिशेज रहेगी। फॉर एग्जाम्पल ये फ्रेश वाटर फिश है एंड फ्रेश वाटर फिश को आपने कहाँ पे डाल दिया है? फ्रेश वाटर फिश को आपने सी वाटर में डाल दिया। तो इसकी वजह से क्या होगा कि इसके अंदर का वाटर भी जो है एक्सो ऑस्मोसिस करके बाहर निकल जाएगा बेटा, तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएँगे। वेरी क्लियर? तो ये जो होता है ये ऑस्मोसिस की प्रॉब्लम फेस करता है, ठीक है? तो कुछ ऑर्गेनिज़्म रहेंगे यूरी हैलाइन रहेंगे कि जो वाइड रेंज ऑफ सैलिनिटी को बर्दाश्त कर सकते हैं, कुछ जो है वो स्टीनो हैलाइन रहेंगे, ओके? तो यहाँ पे सिर्फ 2 चीज़ों को अंडरलाइन कर लीजिए बेटा, स्टीरो हैलाइन एंड
यूरिया लाइन, ठीक है बेटा। चलिए, तो इतना याद रखेंगे अपन। अब लाइट भी बहुत इंपॉर्टेंट अबायोटिक फैक्टर है बेटा। आपको पता है फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है, इसमें लाइट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है। सोर्स ऑफ एनर्जी भी है ये, ठीक है। बहुत सारे स्पीशीज है, स्मॉल हर्ब्स एंड श्रब्स जो होते हैं बेटा, इनको कम लो इंटेंसिटी भी लगी तो भी ये सरवाइव कर सकता है बेटा, ठीक है। लेकिन कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं कि जिनको ज़्यादा लाइट की डिपेंडेंसी होती है बेटा। जैसे आपको पता है कि आम के जैसे पेड़ वगैरह होते हैं, इनको ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है बेटा, ठीक है। एंड बहुत सारे सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ बोथ एनर्जी एंड, ठीक है, एंड लाइट, ठीक है बेटा। इसके अलावा ऐसे भी बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं, जैसे यहाँ पे बोला गया है कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स भी है डीप बिलो, जो 500 मीटर के भी नीचे रहते हैं, 1 या 2 किलोमीटर के नीचे रहते हैं इसमें ओशन में, एंड जिनको पता भी नहीं है कि सन जैसी कोई चीज एग्जिस्ट करती है एंड वहां से सोर्स ऑफ एनर्जी है। तो दे आर नॉट अवेयर ऑफ सेलेस्टियल सोर्स ऑफ एनर्जी इज सन, ठीक है। तो उनको ये नहीं पता है, वो छोटे मोटे ऑर्गेनिजम्स को खा के या फिर केमिकल का सहारा लेके वहां पे जिंदा है, ठीक है। अगर आप लाइट की बात करेंगे, तो अगर आप 3 ज़ोन्स होता है बेटा कि पेनिट्रेशन ऑफ लाइट के बेसिस पे, तो सबसे ऊपर की जो सतह होती है उसको लिटोरल ज़ोन बोलते हैं, जहाँ पे लाइट बहुत अच्छे से आती है। रूटेड वेजिटेशन आपको मिलेगा, ठीक है। ओपन वाटर ज़ोन होता है जिसमें फाइटोप्लैंक्टन्स मिलता है बेटा। एंड लास्ट होता है प्रोफंडल ज़ोन, इसको आप स्टार मार्क कर लीजिए, एनसीईआरटी में नहीं दिया है बेटा। ये प्रोफंडल जो ज़ोन होता है, यहाँ पे बेंथिक एनिमल्स होते हैं, स्नेल्स होते हैं, बहुत अलग अलग के ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनको पता भी नहीं है कि सन जैसा ऑर्गेनिज्म, सन जैसी कोई चीज इस दुनिया में है करके, ठीक है बेटा। तो इसको अपन याद रखेंगे। इसके अलावा एक और चीज है जो मैंने आपको बताया ना, जो सबसे नीचे में रहते हैं उनको क्या बोला जाता है, बेंथिक एनिमल्स या बेंथोस भी बोला जाता है उनको, ठीक है। नेक्स्ट जो है बेटा, सॉइल पे आ चुके हैं अपन। तो आपको सॉइल के बारे में बहुत सारी चीजें बताना होने चाहिए कि ये भी एक अबायोटिक फैक्टर होता है। इसमें अगर आप जोन्स देखेंगे तो आप एमटीजी फिंगर टिप्स में भी अगर लास्ट के पेजेस में जो कलर डायग्राम दिए हुए ना, एचडी डायग्राम, वहां पे देखेंगे तो आपको मिलेगा ओ जोन है बेटा, उसके बाद ए जोन आता है, उसके बाद बी जोन, उसके बाद सी जोन एंड इसके बाद आर जोन। तो ये जो ए जोन होता है बेटा, इसमें A1 एंड A2 जोन होते हैं फर्दर, एंड ये ह्यूमस रिच होता है, ठीक है। ह्यूमस रिच होता है, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है बेटा, ठीक है। ह्यूमस रिच जो लेयर होती है सॉइल की, वो होती है A1 A2 वाली, ठीक है बेटा। तो इतना अपन याद रखेंगे। इसके अलावा भी एक दो चीजें हैं, जैसे कि मोस्ट फर्टाइल सॉइल जो होती है, जो सबसे फर्टाइल सॉइल होती है बेटा, इसको बोलते हैं ब्लैक सॉइल विथ ह्यूमस, ठीक है। ब्लैक सॉइल विथ ह्यूमस, ये जो सॉइल होती है ये सबसे फर्टाइल मानी जाती है बेटा, ठीक है। चलिए, तो इतना अपन समझ गए। तो सॉइल के भी बहुत ज्यादा अलग अलग कंपोजिशन है बेटा, कि कैसे इनिशियल डेज में पूरे पहाड़ ही रहे होंगे, एंड इसके ऊपर बहुत ज़्यादा केमिकल्स एंड वेदर के क्लाइमेट चेंज वगैरह हुआ होगा, एंड से छोटे छोटे मतलब आप पार्टिकल्स कन्वर्ट हुए होंगे, एंड यहीं पे फिर प्लांट्स का ओरिजिनेट हुआ होगा, ठीक है। तो टोमोग्राफिक डिटर्मिनेशन एंड ये सारी चीज़ें आती है, इसमें आप एक बार इसको रीड आउट कर लीजिए, वैसे तो इसमें से कोई क्वेश्चन आने के चांसेस नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट चीज पे आ चुके हैं बेटा, रिस्पॉन्स टू अबायोटिक फैक्टर्स। इसमें ये पूरा पैराग्राफ को आप स्किप कर लीजिए, सिर्फ ये जो बोल रहा हूँ इसको आप ध्यान से देखिए, ठीक है बेटा। ये जो है इसको आप इस तरह से कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक जो है ये होता है कन्फॉर्मर्स, ये जो है ये रेगुलेटर होते हैं, एंड ये जो होता है बेटा पार्शियल रेगुलेटर। कभी कभी आपको इसके ऊपर एमसीक्यू पूछा जाएगा कि ये ए क्या है। ए जो स्ट्रेट लाइन है बेटा, ये कन्फॉर्मर है। बी जो है वो रेगुलेटर है, एंड सी जो है पार्शियल रेगुलेटर है। इसको समझने के लिए मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ कि कन्फॉर्मर क्या है। कन्फॉर्मर है जो चीज़ों को रेगुलेट नहीं कर पाता है। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि मैं जैसे अंटार्कटिका या किसी तो भी ठंडे प्रदेश से आया हूँ मैं, तो मेरे को बहुत इच्छा होती है कि मैं 0 डिग्री सेल्सियस या 10 डिग्री सेल्सियस पे रहूँ। लेकिन मैं महाराष्ट्र जैसे स्टेट पे आया हूँ इस वक्त, तो मुझे क्या लगेगा कि यार मुझे तो इतनी गर्मी बर्दाश्त ही नहीं हो रही, 45 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो मैं यहाँ से रन अवे हो जाऊंगा, ठीक है बेटा। तो यहाँ से मैं भाग जाऊंगा, तो भागने वालों को बोलते हैं बेटा कन्फॉर्मर्स, ठीक है। अब कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होंगे कि जैसे अगर फॉर एग्जांपल मैं ही यहाँ पे
रेगुलेट करना चालू कर दिया, मतलब मेरे को पहले अच्छा नहीं लगता था 0 डिग्री सेल्सियस से मैं आया हूँ, लेकिन बाद में मैंने खुद को मेंटेन कर लिया स्टार्टिंग से लेके अभी तक। जैसे ही 0 डिग्री से 45 डिग्री पे मैंने खुद को मेंटेन करना चालू कर दिया स्टार्टिंग से, तो मैं कहलाऊंगा रेगुलेटर। लेकिन इनिशियल कुछ दिनों में मेरे को तकलीफ गई, लेकिन बाद में मैंने खुद को मेंटेन करना चालू किया। मतलब मैंने 0 डिग्री सेल्सियस से आया 45 डिग्रीज में, 1 या 2 महीने के बाद मैंने खुद को एडजस्ट करने की कोशिश किया था। ये क्या कहलाएगा बेटा? पार्शियल रेगुलेटर। लेकिन पार्शियल रेगुलेटर जो होते हैं वो नेचुरली एग्जिस्ट करते ही नहीं है बेटा, ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन होती है। एक्चुअली 2 ही मेन चीज़ें हैं, एक कन्फॉर्मर जो खुद को रेगुलेट नहीं कर पाएँगे, एंड जो दूसरे हैं रेगुलेटर जो खुद को रेगुलेट कर पाएँगे इतने ड्रास्टिक टेम्परेचर पे। अब ये मैंने टेम्परेचर का एग्जांपल दिया है, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, ओके। वही चीज़ यहाँ पे दी हुई है बेटा कि जो रेगुलेट करते हैं सक्सेसफुली, आप ऐसे बोल सकते हो कि एनवायरनमेंट में केपेबल है अडेप्ट होने के लिए, तो उसको मैं बोलूँगा बेटा रेगुलेटर, ठीक है। तो बर्ड्स, मैमल्स थर्मो रेगुलेशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन करने में सक्षम होते हैं, ठीक है। इसके अलावा कन्फॉर्मर्स वो है जो भाग जाते हैं, मैंने आपको बताया था अभी अभी कि जो कन्फॉर्मर होते हैं वो सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पाते हैं, एंड वो मेंटेन नहीं कर पाते हैं बॉडी टेम्परेचर एंड ये सारी चीज़ों को, ठीक है बेटा। तो इनको बोलते हैं बेटा कन्फॉर्मर, ठीक है। इसको आप सीधा-सीधा स्किप करते चलिए जो-जो नहीं बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। जो वो मेन डायग्राम था उसमें से ये एमसीक्यू आ सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो दिया हुआ है एक चीज़, जो कोलंबा नेशनल पार्क है भरतपुर, यहाँ पे बहुत सारे साइबेरियन ये जो होते हैं बेटा बर्ड्स, वो आते हैं राजस्थान वाले एरिया में, ठीक है, एवरी विंटर में। ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है बेटा यहाँ पे, ठीक है। तो माइग्रेट जो है भाग जाने वाले उनको बोला जाता है, ठीक है। इसके बाद सस्पेंड वाले हैं, मतलब जो ऑर्गेनिजम्स खुद को एस्टिवेशन या हाइबरनेशन में डाल देते हैं एंड खुद की जो एक्टिविटीज है उसको रोक लेते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि जो फ्रॉग भी होता है बेटा, मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ चैप्टर 7 में इसी वीडियो में, कि चैप्टर 7 में के जो फ्रॉग होते हैं बेटा वो हाइबरनेशन या एस्टिवेशन में जाता है बेटा समर स्लीप एंड विंटर स्लीप में। मतलब उनको अनफेवरेबल जब भी कंडीशन दिखी तो वो खुद को एक सस्पेंडेड डेवलपमेंट स्टेज में रोक देते हैं, तो इसको डायपॉज भी बोल सकते हैं। बहुत सारे जो फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं या जू प्लैंक्टन्स होते हैं वो भी डायपॉज, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा यहाँ डायपॉज, ये डायपॉज को अंडरलाइन कर लीजिए कि बहुत सारे जो जू प्लैंक्टन्स हैं ये लोग खुद को डायपॉज की सस्पेंडेड डेवलपमेंट की स्टेज पे भी रखते हैं, ओके। नेक्स्ट चीज जो है बेटा वो है अडेप्टेशन। तो बहुत मतलब खुद को अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट इवॉल्व करना एंड अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट खुद को अडेप्ट करना, ये सारी चीजें यहाँ पे दी हुई है बेटा। इसमें से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है, एक दो चीजें यहाँ पे सही लग रही है मुझे, जो कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वो है कंगारू रैट के ऊपर। तो आपको पता है बेटा ये कंगारू रैट जो है ये कभी भी जिंदगी में पानी नहीं पीता है, वो फैट को ऑक्सीडाइज करके अपना पानी की रिक्वायरमेंट को पूरा कर लेता है बेटा। तो यही एक चीज़ यहाँ पे सही लग रही है। बाकी ये थोड़ा-सा देख लीजिए जैसे कि जो प्लांट्स होते हैं स्टोमेटा को ओपन नहीं करते हैं डे टाइम पे, क्लोज ही रखते हैं बेटा, ठीक है। तो ये आपको पता है कि ये डेजर्ट के जो प्लांट्स है उसने खुद को अडेप्ट कर लिया है, ठीक है। इसके नीचे ये ओपिचिया, ठीक है, हैव नो लीव्स, ठीक है। तो वाटर रिडक्शन के लिए स्पाइनी लीव्स है उनके पास बेटा, एंड फ्लैटेंड स्टेम्स होते हैं, ओके, ठीक है बेटा। मैमल्स फ्रॉम कोल्डर क्लाइमेट, ये एलेंस रूल है बेटा, कि जो कोल्डर क्लाइमेट के मैमल्स होते हैं उनके, देखिए आपकी सबसे ज्यादा हीट लॉस कहाँ से होता है? ठंडी के दिनों में सबसे ज्यादा ठंडी आपको कहाँ लगती है? आपके कानों में लगती है एंड आपके हाथों में लगती है, ठीक है बेटा। तो यही एक चीज है, एलेंस रूल ये बोलता है कि मैमल्स जो पोलर एरिया के रीजन में है या फिर ठंडे रीजन में है, कोल्डर क्लाइमेट में है, उनके कान और लिम्ब, मतलब हाथ और कान और पैर, इनका साइज छोटा हो जाएगा टू मिनिमाइज द हीट लॉस। ये किसका रूल है बेटा? ये एलेंस रूल है, ठीक है। चलिए इसके अलावा एक चीज यहाँ पे और एक इम्पोर्टेंट है बेटा, एल्टीट्यूड सिकनेस, ठीक है। तो आपको पता है कि फॉर एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूँ कि आप इस वाले एरिया में रह के हो, मतलब लैंड वाले एरिया में, ठीक है, यहाँ पे आपका घर है, ठीक है, लेकिन गलती से आपने हेलीकॉप्टर वगैरह लिया एंड सीधा पहुंच गए माउंटेन के टॉप पे, तो अचानक से आपको ऑक्सीजन का लेवल जो है बेटा वो कम लगने लगेगा। आपको लगेगा कि यार मैं बहुत ही हाई ऊंची जगह पे आ चुका है, यहाँ पे ऑक्सीजन का लेवल कम है।
तो आपको फील होगा नोजिया, फटीग, हार्ट पल्पिटेशन, ये जो आपको फील हो रहा है बेटा, ठीक है, बिकॉज ऑफ लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो ऑक्सीजन का लेवल है वो कम हो चुका है, तो इस चीज को बोलते हैं बेटा एल्टीट्यूड सिकनेस, ठीक है। तो इनफ ऑक्सीजन नहीं है वहां पे, जिसकी वजह से आप सिक हो रहे हैं, ठीक है। तो इस टाइम पे आपको पता है बेटा कि इमिडिएटली आपको फिर बाहर लेके आना चाहिए उस सिचुएशन से, ठीक है। आपको हॉस्पिटलाइज करने की भी देरी पड़ सकती है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ तो भी दिया हुआ है बेटा, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि ये जो डेजर्ट की लिजार्ड होती है, ये लोग क्या करते हैं कि खुद को एनवायरनमेंट के हाई टेम्परेचर से बचाने की कोशिश करते हैं, ठीक है, हाइड करते हैं। एंड जब रात होती है तभी वो बाहर निकलते हैं, ठीक है। बहुत सारे स्पीशीज जो होते हैं वो बरो करके रहते हैं, ठीक है, ताकि उनको टेम्परेचर एंड वाटर की जो ये होती है बेटा स्केप करने के लिए, ठीक है, केपेबल होते हैं वो बरो करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट चीज जो है बेटा पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स, ठीक है, इसको आप पूरा का पूरा स्किप कर लीजिए, जो मैं आपको बताता हूँ ये डायग्राम जो है, इसी डायग्राम पे आपका फोकस रखिए बेटा कि देखिए ये एक जो है वो एक्सपांडिंग पॉपुलेशन है, ये पिरामिड पॉपुलेशन है, एक स्टेबल पॉपुलेशन है, एक डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन। अब एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन का मतलब क्या है बेटा, ये पिंक वाला जो एरिया है ये रिप्रेजेंट कर रहा है पोस्ट रिप्रोडक्टिव, मतलब जिनकी एज 45 एंड अबव है वो लोग कम है, ठीक है। रिप्रोडक्टिव एज मतलब जिनकी एज 15 से 45 के बीच में है, ये मीडियम है, ठीक है। एंड सबसे ज्यादा जो है प्री रिप्रोडक्टिव, मतलब 0 से 1 से 15 साल तक के जो बच्चे हैं, मतलब ऐसी पॉपुलेशन जिनमें बच्चे ज्यादा है, एडल्ट थोड़े कम है, एंड बूढ़े लोग सबसे कम है, तो ये होता है एक्सपांडिंग पॉपुलेशन, जैसा कि इंडिया में है। आप देखिए सोसाइटी के बाहर गाड़ी निकालने के लिए जाएंगे, इधर से एक बच्चा आ जाएगा, उधर से एक बच्चा खेलते हुए आपकी गाड़ी के नीचे आ जाएगा, ठीक है बेटा। तो अपने यहाँ पे बच्चों की कोई कमी नहीं है, ठीक है। स्टेबल पॉपुलेशन जैसे कि यूएसए जैसे कंट्रीज है, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका की जैसी जो ये होते हैं बेटा कॉन्टिनेंट्स, वहाँ पे स्टेबल पॉपुलेशन दिखाई देते हैं, मतलब वहाँ पे बच्चे एंड जवान रिप्रोडक्टिव एज वाले सेम हैं, बूढ़े आपको कम मिलेंगे, ठीक है, पोस्ट रिप्रोडक्टिव वाले। एंड डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन जो होता है बेटा, ये आपको बोल सकते हैं जापान जैसी कंट्रीज में ये मिलता है कि इनमें रिप्रोडक्टिव एज वाले ज़्यादा है, पोस्ट रिप्रोडक्टिव उनसे भी ज़्यादा है, ठीक है। एंड ये जो होता है बेटा बच्चे प्री रिप्रोडक्टिव वो कम होते हैं, क्योंकि वहाँ पे बच्चों की बहुत कमी होती है बेटा, ठीक है। तो ये आपको जापान जैसी कंट्रीज में मिल सकता है। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पिरामिड विद द हेल्प ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन, इसको अपन याद रखेंगे, ठीक है बेटा। तो इसको स्टार मार्क कर लीजिए बेटा, ये जरूर आएगा बेटा नीट में, ओके। पर स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं बेटा, इसको अपन बोलते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी। इंडिया में तो बहुत ज़्यादा है, आप ऐसे बोल सकते हो मोर देन 200 से ज़्यादा लोग रहते हैं इसमें, ठीक है। चलिए तो इसको पॉपुलेशन डेंसिटी बोलते हैं बेटा, कि इसमें से एमसीक्यू आने के चांसेस नहीं है। इसके बाद आता है पॉपुलेशन ग्रोथ, ठीक है। पॉपुलेशन ग्रोथ में आपको पता है बेटा नेटेलिटी, मोर्टेलिटी, इमिग्रेशन एंड इमाइग्रेशन आने वाला है, ठीक है। तो नेटेलिटी मतलब बर्थ रेट, मोर्टेलिटी मतलब डेथ रेट, इमिग्रेशन मतलब पॉपुलेशन में आके जुड़ना, जैसे कोई यूएसए का व्यक्ति इंडिया में आकर रहने लगा, तो इसको क्या बोलूंगा मैं, इमिग्रेशन, मतलब इंडिया में पॉपुलेशन में बढ़ोतरी हुई है। इमाइग्रेशन मतलब इंडिया के लोग यूएसए में जाके सेटल हो गए, बाहर चले गए, तो इसको मैं क्या बोलूंगा, इमाइग्रेशन। मतलब नेटेलिटी पॉपुलेशन को बढ़ाएगी, मोर्टेलिटी पॉपुलेशन को घटाएगी, इमिग्रेशन पॉपुलेशन को बढ़ाएगी, इमाइग्रेशन पॉपुलेशन को घटाएगी, ओके। तो जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है बेटा, इमिग्रेशन पॉपुलेशन को बढ़ा रही है, ठीक है, नेटेलिटी पॉपुलेशन को बढ़ा रही है, ठीक है बेटा, मोर्टेलिटी पॉपुलेशन को घटा रही है, एंड इमाइग्रेशन भी पॉपुलेशन को घटा रही है। तो पॉपुलेशन डेंसिटी 4 इस पे ये होती है बेटा। इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला भी दिया है बेटा, एक बार इसको देख लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे बोला गया है बेटा कि जो ग्रोथ मॉडल होता है इसमें एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होगा, मतलब आप इमेजिन कीजिए किसी खरगोश को कोई प्रेडेटर खा नहीं रहा है, अल्टीमेट उसको सोर्स ऑफ वाटर है, सोर्स ऑफ फूड है, तो अब ये तो इसका सिर्फ एक ही काम है, रिप्रोड्यूस करना है, रिप्रोड्यूस करते जाना, तो इसकी जो पॉपुलेशन है खरगोशों की वो तो बढ़ती जाएगी, जे शेप कर्व मिलेगा, ठीक है बेटा। तो इस तरह का जो ग्राफ मिलता है बेटा, जे शेप कर्व मिलता है, इसको अपन बोलते हैं एक्सपोनेंशियल कर्व, या फिर आप इसको बोल सकते हो जब अल्टीमेट सोर्स, देखिए अनलिमिटेड सोर्स ऑफ फूड एंड इसका रहेगा, वाटर रहेगा बेटा, स्पेस रहेगा, कोई उसको प्रेडेटर खाने वाला नहीं रहेगा, ना शेर रहेगा, ना कोई लोमड़ी रहेगा उसको खाने के लिए, तो उसका
ग्रोथ कर्व बहुत ऐसा दिखाई देगा जिसको जे शेप कर्व बोलते हैं, जिसको एक्सपोनेंशियल कर्व बोलते हैं, ठीक है। बट आइडियल सिचुएशन में वैसा होता नहीं है बेटा। आपको पता है सोर्सेज आर लिमिटेड, ठीक है, प्रीडेटर भी होता है, प्रे भी होता है, ठीक है बेटा। तो ये सारी चीजें यहाँ पे ग्राफ में दी हुई है, ठीक है। तो ये जो ग्राफ शो कर रहा है, ये शो कर रहा है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, एंड ये जो शो कर रहा है बेटा, ये लॉजिस्टिक ग्रोथ शो कर रहा है। मतलब एक टाइम के बाद उसकी पॉपुलेशन तो बढ़ेगी, लेकिन उसके बाद स्टेशनरी हो जाएगी, एंड हो सकता है बाद में डिक्लाइन भी हो जाए, ठीक है। एंड यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट है, के जो है वो कैरिंग कैपेसिटी है, ठीक है। तो आपको दिखाई दे रहा है बेटा लॉजिस्टिक ग्रोथ। लॉजिस्टिक ग्रोथ में लिमिटेड रिसोर्सेस होता है, लिमिटेड फूड होता है, लिमिटेड वाटर होता है, प्रेडेशन भी होता है, जिसकी वजह से जो कर्व होता है आपको इस तरह से मिल जाएगा, ठीक है। एंड इसका जो फॉर्मूला है वो भी दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। अब लास्ट चीज यहाँ पे जो दी हुई है बेटा, कि कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं कि वंस इन देयर लाइफ टाइम ब्रीड करते हैं, जैसे कि पैसिफिक सैल्मन, फिश, बम्बू, ठीक है बेटा। वाइल अदर ब्रीड मैनी टाइम्स, जैसे कि बर्ड्स, सॉरी, मैनी अदर ब्रीड्स, ठीक है बेटा, यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो ये ब्रीडिंग का टाइम दिया हुआ है बेटा कि कितने ऑर्गेनिज्म का कितने बार ब्रीड कर सकते हैं। जैसे कि कुछ जो है वंस इन अ लाइफ टाइम ब्रीड करते हैं, जैसे पैसिफिक सैल्मन, फिश, बैम्बू। इसके बाद मैनी टाइम ब्रीड करने वाले हैं बेटा मैमल्स एंड बर्ड्स। इसके अलावा लार्ज ऑफस्प्रिंग को जो ले करते हैं बेटा, स्मॉल साइज लार्ज ऑफस्प्रिंग को ले करते हैं ओएस्ट्रल फिशेस वगैरह, ठीक है। एंड ये जो होते हैं बेटा, वाइल अदर प्रोड्यूस स्मॉल नंबर लार्ज ऑफस्प्रिंग, जैसे मैमल्स जो है जो बहुत एक या दो बच्चे करते हैं, लेकिन लार्ज साइज के होते हैं बेटा। तो इसको भी आप एक बार देख लीजिए, ठीक है। चलिए, इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है, और इसमें से एक एमसीक्यू आएगा फॉर श्योर, लिख के रख लीजिए बेटा। इसमें से नीट 2020 में तो एक आ ही रहा है, 21 में भी एक आ जाएगा, हर साल आता ही है, ठीक है। तो ये है पॉपुलेशन इंटरेक्शन या स्पीसीज इंटरेक्शन, ठीक है। तो इसमें से ये जो चार्ट है बेटा, ये मैच द पेयर के लिए कभी भी आ जाएगा, इसमें से कुछ ना कुछ तो आएगा फॉर श्योर। लिख के रख लीजिए बेटा इसको, ठीक है। नीट 2020 स्टार मार्क करके लिखिए, ठीक है। अब इंटरेक्शन कैसा होता है, फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ कि, तो जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है बेटा कि यहाँ पे दो स्पीशीज का इंटरेक्शन दिखाई दे रहा है, स्पीशीज ए एंड स्पीशीज बी। एंड दोनों में से किसी को हो सकता है कि दोनों को फायदा हो इंटरेक्शन किए बाद, हो सकता है कि दोनों को नुकसान हो, या हो सकता है एक को फायदा हो दूसरे को नुकसान हो, या ये भी हो सकता है बेटा कि एक को फायदा और दूसरे को फर्क ना पड़े, ठीक है। तो इस तरह बहुत सारी चीजें हो सकती है, ठीक है। तो एक एक करके इनको देखते हैं। सबसे पहले जो है अपन देखते हैं बेटा म्यूचुअलिज्म, ठीक है। तो म्यूचुअलिज्म आप देख पा रहे हैं कि म्यूचुअलिज्म में क्या हो रहा है, जैसे मैं बोल रहा हूँ फंगाई एंड लाइकन जो है बेटा, लाइकन में आपको पता है बेटा कि फंगाई एंड जो ये होता है सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है, ठीक है। इसमें फंगाई जो है वो शेल्टर देती है, एंड जो अलगी होता है बेटा वो क्या देता है, उसको फूड देता है, ठीक है। तो इसको आप ऐसे बोल सकते हो कि स्पीशीज ए को भी बेनिफिट हो रहा है, स्पीशीज बी को भी बेनिफिट होता है। इसको सिम्बायोटिक एसोसिएशन भी बोलते हैं, या सिम्बायोसिस भी बोल सकते हो बेटा। इसके एग्जांपल है लाइकन, माइकोरिजा, ठीक है, रुमिनेटिंग स्टमक बैक्टीरिया, राइजोबियम इन द रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूम प्लासेस, ठीक है। आपको पता है ना बेटा ये। तो ये इतने सारे जो एग्जाम्पल है, ये म्यूचुअलिज्म के एग्जाम्पल है। दूसरा जो है कॉम्पिटिशन, झगड़े में कभी भी नुकसान नहीं होता है। मतलब एक लोमड़ी है, दूसरी लोमड़ी है, दोनों भी कॉम्पीट कर रहे हैं, दोनों का फिर फायदा नहीं होता है, ठीक है बेटा। तो कंपटीशन से हमेशा नुकसान ही होता है, ठीक है। इसके अलावा है बेटा प्रीडेशन, ठीक है। तो प्रीडेशन में आप देख पा रहे हैं कि प्रीडेशन है, फॉर एग्जांपल एक लोमड़ी ने एक छोटे से फॉक्स को खा लिया, सॉरी, एक लोमड़ी ने छोटे से खरगोश को खा ली। तो फॉक्स का फायदा, जो है जो खरगोश है बेटा उसका नुकसान हो गया। तो इसको आप क्या बोलेंगे, इसको आप बोल सकते हो प्रीडेशन बोल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद है बेटा पैरासिटिज्म। मतलब आपको पता है आपके बॉडी के अंदर एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म आके रह रहा है, जैसे राउंड वर्म है, या फिर प्लेटी हेलमिंथेस है, फ्लैट वर्म है। तो आपको पता है आपका नुकसान होगा क्योंकि वो आपका न्यूट्रिशन खा रहा है, लेकिन उसका फायदा हो जाएगा क्योंकि उसको फ्री में न्यूट्रिशन मिल रहा है। इसको अपन क्या बोलेंगे, पैरासिटिज्म, ठीक है बेटा। केमेंसैलिज्म का मतलब क्या होता है, कमेंसैलिज्म में एक का फायदा होता है, दूसरे को फर्क नहीं पड़ता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूँ कि बड़ी सी जो शार्क होती है ना, इस शार्क के मुंह के पास एक सकर फिश आके चिपक जाती है।
सकर फिश से क्या होता है, सकर फिश इसके इस बड़े से ऑर्गेनिज्म के बॉडी को चिपक गई है एंड ये जो मछली वगैरह खाती है, इससे उसको फ़ायदा हो जाता है एंड इसके ऊपर कोई हमला भी नहीं करता है। शार्क को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि इससे कोई चिपका हुआ है। मतलब शार्क को कोई मतलब ना फ़ायदा ना नुकसान है, लेकिन ये छोटी-सी जो शक्करफ़िश है, उसको फ़ायदा हो जाता है बेटा। या फिर इसका एक और एग्ज़ाम्पल है बेटा कमेंसैलिज़्म का कि मैंने आपको बताया ना कि एक लायन है बहुत बड़ा, लायन जो है लोमड़ी जो है बेटा ये शिकार नहीं कर पाती है, ठीक है? उसके बाद ये लायन का पीछा करती है एंड बड़े से जब वो भैंसे को मार देता है लायन, तो वो थोड़ा-सा भैंसे को खाता है शेर एंड बचा-खुचा जो भैंसा है वो पूरा का पूरा छूट जाता है। लेकिन ये जो फॉक्स होता है, ये जो शियार होता है, ये उस बचे-खुचे भैंसे को खाना खा लेता है। अब मुझे एक बात बताइए, लोमड़ी का तो फ़ायदा हो गया, लेकिन शियार का कोई फ़र्क पड़ा क्या बेटा इसको? शेर को कोई फ़र्क पड़ा कि उसकी झूठन कोई खा रहा है क्या? तो मतलब ऐसा रिलेशनशिप जिसमें एक व्यक्ति को फ़र्क नहीं पड़ता, शेर को फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन लोमड़ी का फ़ायदा हो गया। ऐसा रिलेशनशिप जिसमें शार्क को फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन सफरफिश का फ़ायदा हो गया। इसको क्या बोलूँगा बेटा? कमेंसैलिज़्म। एंड लास्ट जो है बेटा एमेंसैलिज़्म। एमेंसैलिज़्म में क्या होता है, एक को फ़र्क नहीं पड़ता लेकिन दूसरे का नुकसान हो जाता है, ठीक है? जैसे मैं बोलता हूँ कि स्ट्रेप्टोकोकस जो था बेटा, ये जो स्ट्रेन थी एंड दूसरी स्ट्रेन थी पेनिसिलिन, ठीक है? ठीक है, तो पेनिसिलिन क्या करता है, ये जो फंगाई है बेटा, ये क्या रिलीज़ करता है बेटा, ये फंगाई रिलीज़ करता है एक टॉक्सिक, खुद के ऐसे ही रिलीज़ करता है बेटा, ठीक है? तो ये खुद को रिलीज़ करता है, लेकिन आपको पता है ये स्ट्रेप्टोकोकस के लिए बड़ा खतरनाक होता है, स्ट्रेप्टोकोकस उसमें मर जाता है। मतलब ऐसा स रिलेशनशिप जिसमें एक को फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन दूसरे का नुकसान हो जाता है, इसको क्या बोलता हूँ? एमेंसैलिज़्म। इसके बाद का पूरा आप स्किप कर लीजिए, बस इसको आप याद रखिए बेटा, ठीक है? चलिए, थैंक यू। सो अपन ख़त्म कर चुके हैं बेटा पूरी सीरीज़ इन अ सिंगल लेक्चर। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए बेटा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड व्हाट्सएप स्टेटस पे रख दो बेटा। थैंक यू सो मच। मैं भी पूरा थक चुका हूँ, लेकिन आई होप एग्ज़ाम में, नीट की एग्ज़ाम में आप पूरा फोड़ के आ जाएँगे, ठीक है बेटा? तो माय बेस्ट विशेज़ आर ऑलवेज़ विथ यू, गिव योर बेस्ट एंड ट्रस्ट मी, यू कैन, ठीक है? गिव योर बेस्ट बेटा, ठीक है? थैंक यू सो मच। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर सब कुछ कर दो यार, थैंक यू।